अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। आज हम फ़र्स्ट ईयर की क्लास में, आप सब बच्चों को पता है, हम चैप्टर 7 कर रहे हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है और चैप्टर 7 हम कारवान पब्लिशर्स की किताब से कर रहे हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है और इसके तकरीबन हमने 19 सवाल कर लिए थे। आज हम 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और वो दुआ है इल्म की दुआ। इल्म अपने रब से इस अंदाज़ में मांगे, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, हम सबको अता कर इल्मन नाफ़ियन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासियन और वो वसी हो, हमीकन गहराई वाला हो। ए अल्लाह, इल्म अगर आप हमें अता कर दें और वो इल्म नाफ़े हो, उस इल्म से हमें नफ़ा मिले, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हर इंसान को हमारे इल्म से नफ़ा मिले और जब हम इस दुनिया में ना रहें तब भी लोग क़यामत तक हमारे इल्म से नफ़ा हासिल करते रहें। ऐसे इल्म को हम इल्म नाफ़े कहते हैं। उस इल्म की दूसरी खूबी ये हो कि वो वासियन वसी हो, इतना वसी कि मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक पहुँचे। और उस इल्म में तीसरी खूबी गहराई वाला हो, हमीकन, और वो सातों आसमानों से शुरू हो के सातों ज़मीनों तक जाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। आज हम 19 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हम 20th क्वेश्चन करेंगे और 20th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन अ कंसाइनमेंट ऑफ बोल्ट्स। हमारे पास एक कंसाइनमेंट है बोल्ट्स की। 25% of the bolts are rested and 30% are defective। 20% बोल्ट ऐसे हैं जो रेस्टेड हैं, यानी उन्हें जंग लगा हुआ है, और इसके साथ वो कहता है कि 30% बोल्ट आर डिफेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट उसने ये कहा, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड आर लिख देता हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव डी लिख देता हूँ। 0.25 और 0.15 है। दोबारा देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे 0.25 25% रेस्टेड हैं एंड 30% का मतलब क्या होगा, 0.30। अब हमने ये डिसाइड करना है, हमने ये सोचना है, अगर तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन इट्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर प्रोडक्ट भी नहीं है, फिर इंटरसेक्शन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम इसको देखेंगे क्या ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में किस तरीके से देखते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त जब हमने कंसाइनमेंट से बोल्ट सिलेक्ट करना है तो वो रेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेस्टेड है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड इंटरसेक्शन डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड into probability of defective. So 0.25 into
0.30, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.75। 0.75। अब उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी किसकी बताएं, रेस्टेड और डिफेक्टिव। कैसे पता चला, सवाल को गौर से पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ से देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बोल्ट सेलेक्टेड फ्रॉम इज रेस्टेड और डिफेक्टिव। जब रेस्टेड और डिफेक्टिव मालूम करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड और की जगह पे हम क्या लिखते हैं, यूनियन। जब भी और आएगा तो हम यूनियन लिखते हैं। अब यहाँ पे यूनियन डिफेक्टिव जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड इंटरसेक्शन डिफेक्टिव, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर दे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड यूनियन डिफेक्टिव, रेस्टेड की प्रोबेबिलिटी है 0.25 प्लस 0.30 माइनस 0.075। मुझे यहाँ पे ऐसा डाउट हो रहा था कि 0.75 नहीं, 0.075। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0.075। अब आप इन दोनों को जमा करें, 0.25 और प्लस 0.3, तो 3 4 5 0.55 आ जाएगा। 0.55 माइनस 0.075 इज इक्वल टू 0.475। 0.475 ये आपका आंसर है और बहुत आसान सवाल था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम 21 और 22। 21 और 22, इससे पहले हम 21 और 22 करें तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का ए और बी पार्ट करके फिर उसके बाद देखते हैं कि 21 और 22 की जानिब चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, सारे बच्चे जल्दी से इसको पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा हुआ है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ इंडिपेंडेंट की बात हो रही होगी। अभी जो मैंने आपको बताया, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट, ठीक है जी, रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट डिपार्चर इन टाइम, जो हमारे पास डिपार्चर है इन टाइम, ठीक है जी, वो आपके पास कितना है और अराइवल वो कितना है। डिपार्चर की प्रोबेबिलिटी उसने दी 0.83। हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ए पार्ट। इसमें जो चीज़ गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर और प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल, ठीक है जी। अब हम देखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट डिपार्चर इन टाइम, वो डिपार्चर इन टाइम हो तो 0.83, तो यहाँ पे 0.83 आ गया। और इसी तरह द प्रोबेबिलिटी दैट इट अराइव्स इन टाइम इज़ 0.92, ये हमारे पास 0.92 यहाँ तक गिवन है। इसके बाद कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिपार्ट्स एंड अराइव्स, इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। एंड जब आता है तो हम इंटरसेक्शन करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 0.78। ये तीन चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, डिपार्चर इन टाइम, अराइवल इन टाइम, डिपार्चर एंड अराइवल इन टाइम। अब सवाल क्या कहता है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेन अराइव इन टाइम, क्या अराइव इन टाइम, ये बात उसने बता दी, गिवन दैट इट डिपार्ट इन टाइम। अराइव इन टाइम, गिवन दैट, डिपार्ट इन टाइम। जब लफ्ज़ आएगा आपके पास गिवन दैट, गिवन दैट, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव इन टाइम, गिवन दैट का साइन ये है, और डिपार्चर इन टाइम, ये आपके पास फार्मूला बनाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव इन टाइम, देखिए जी फर्स्ट पार्ट, अराइव्स इन टाइम गिवन दैट इट डिपार्ट इन टाइम। तो ये गिवन दैट का फार्मूला है, और इसको हम यूँ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर हमने क्या लिखना था, ए इंटरसेक्शन डी, क्योंकि ए फॉर अराइव एंड डी फॉर डिपार्चर। डिवाइडिंग बाय जो नीचे होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, दोनों का इंटरसेक्शन 0.78 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर वो आपके पास 0.83 है। अब आप 0.78 को डिवाइड करेंगे 0.83 पर, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है डिपार्चर इन टाइम गिवन दैट अराइव इन टाइम। वही चीज़ पूछी गई है दोबारा से, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर इन टाइम व्हेन गिवन दैट अराइव इन टाइम। तो इसमें भी आपने यूं ही लिखना है, अराइव इंटरसेक्शन डिपार्चर, और डिवाइडिंग बाय, नीचे डिवाइड किस पे हो रहा है, अराइव पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव लिख देंगे। वैल्यूज़ पुट करें जी, ऊपर तो वही रहेगी 0.78 और अराइव 0.92, 0.78 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.92 पर, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.85 इज इक्वल टू 0.85। यही आपका आंसर है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आप बी पार्ट देखते हैं, और बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है जी, उसमें उसने तकरीबन 3 पार्ट पूछे हुए हैं जनाब। अ मैन opens a general store and a bookshop। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। इसमें मुझे उम्मीद है कि बच्चों को प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे अब कुछ इस किस्म के होंगे। 23 का बी पार्ट, अ मैन ओपन्स अ जनरल स्टोर एंड बुक शॉप। एक आदमी है 23 के बी पार्ट में, उसने जनरल स्टोर, जी फॉर जनरल स्टोर और बी फॉर बुक शॉप, जनरल स्टोर और बुक शॉप ओपन करता है। इन एनी ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉबरी इन अ जनरल स्टोर इज 0.10। यहाँ पर 0.10 और 0.02, ये प्रोबेबिलिटी है जी किसकी, जनरल स्टोर में या बुक शॉप में रॉबरी, चोरी होने की। ठीक है जी। ERY और नॉट रॉबरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर रॉबरी ना होना, चोरी ना होना,
और बुक शॉप में चोरी ना होने की प्रॉबिलिटी। अगर 10% चोरी होने की प्रॉबिलिटी है तो 90% चोरी ना होने की प्रॉबिलिटी होगी। यहाँ पे 2%, तो यहाँ पर क्या होगा 0.98। 0.98। अब हम देखते हैं जनाब सवाल क्या पूछा हुआ है। फॉर एनी 1 year what is the probability that neither business will be robbed? दोनों में से कहीं पे भी चोरी ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है? दोनों में से कहीं पे भी चोरी ना हो। प्रोबेबिलिटी नॉट रॉबरी या बोथ आर नॉट रॉबरी, दोनों में से किसी पे भी प्रोबेबिलिटी आर नॉट रॉब्ड। इट्स मीन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चोरी या रॉबरी होने की है, ये नहीं होने की है। तो इसका मतलब जनरल स्टोर पे भी ना हो, इंटरसेक्शन बुक शॉप पे भी ना हो। एंड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर नॉट रॉब्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक शॉप इज। इंटरसेक्शन पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका क्या आंसर है? 0.90 इंटू 0.98। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। 0.90 और 0.98 इज इक्वल टू 0.882। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा हुआ है? सेकंड पार्ट अगर पढ़ें बोथ विल रॉब्ड, तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछ लिया है प्रोबेबिलिटी बताएं, बोथ विल रॉब्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर एंड बुक शॉप बोथ विल रॉब्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास है 0.10 और प्रोबेबिलिटी बी 0.02। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इट्स 0.002। 0.002 ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट उसने क्या पूछा हुआ है ये हम पढ़ के बताएंगे। आइदर वन और द अदर विल बी रॉब्ड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक, इसका क्या मतलब कह सकते हैं कि ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर जी और बी जनरल स्टोर में चोरी हो जाए या बुक शॉप में। तो जब और आएगा तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन बी। जब यूनियन होगा तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक शॉप और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर एंड इंटरसेक्शन बुक शॉप। प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल स्टोर वो हमारे पास क्या है? 0.10 प्लस 0.02 माइनस जनाब 0.002। ये हमने इंटरसेक्शन को सॉल्व किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0.10 प्लस 0.02 माइनस 0.12 और यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ इसका एक और मेथड भी है। वो क्या है? वो कहता है आइदर वन और द अदर बी नॉट बोथ। दोनों में से कोई एक, तो हम क्या कहेंगे? या दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश इंटरसेक्शन बी।
या फिर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको भी हम ये कहेंगे A यूनियन B, या फिर A आइदर। जब आइदर का लफ्ज़ लिखेगा तो आइदर में मतलब क्या होता है, आइदर वन और अदर, दोनों में से कोई एक, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बट नॉट बोथ विल बी रॉब्ड, दोनों में रॉब्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर रॉब्ड हो जाता तो हम यहाँ पे G डैश और वो B डैश ना लिखते। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डेक। इट्स मीन हमने 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन इवन द गेटिंग अ रेड कार्ड एंड बी द इवेंट that the card is greater than 2 but less than 9। अब हम यहाँ पर देखते हैं A इवेंट हमारे पास क्या है, A इवेंट वो हमारे पास है जी रेड कार्ड। रेड कार्ड में कौन कौन से शामिल होते हैं जनाब, एस हार्ट का, दो होते हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का। फिर इसी तरीके से हमारे पास 1, फिर यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ 2 अप टू सॉन 10 और यहाँ पे भी अप टू सॉन 10। फिर उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं रेड। 26 कार्ड होते हैं, आप सब बच्चों को पता है कैसे 26 कार्ड होंगे। हार्ट, ये 1 नहीं होता, सॉरी 1 की जगह पे A लिख दिया, तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड A होगा, 2 कार्ड A के हो गए, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 10 तक जाएंगे, तो ये 20 कार्ड्स हो गए। 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 कार्ड, ये पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि B एक ऐसा इवेंट है, B इवेंट ऐसा इवेंट है कि उसमें उसने कहा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। इसका मतलब 2 से ग्रेटर हो, इसका मतलब 3, 4, 5, 6। ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9, तो 6 के बाद 7, 8 और 9, ये हमारे पास किसके कार्ड होंगे, लेट्स सपोज हार्ट के। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास डायमंड के। इसी तरीके से हमारे पास कार्ड्स आ जाएंगे किसके, एक तो क्लब के और एक स्पेड के, वो भी हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास B मौजूद है। ठीक है जी। B में वो कहता है कि कलर कोई नहीं, कलर कोई भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, लेकिन A में वो कहता है सिर्फ रेड कलर हो मौजूद। दोबारा से देख लेते हैं जनाब। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक इफ़ A इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। A एक इवेंट है जिसमें सिर्फ रेड कार्ड पर मुश्तमिल है, एंड B द इवेंट दैट द कार्ड इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9। वो रेड भी हो सकते हैं, वो ब्लैक भी हो सकते हैं। अब जनाब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी बताएं। हम देखते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A। टोटल कार्ड 52, एक कार्ड सिलेक्ट करें तो A की प्रोबेबिलिटी क्या है। A में कितने आउटकम हैं, 26, तो हम यहाँ लिखेंगे 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी पूछ रहा है। B में हम कार्ड काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 और ये भी 7, 14 हो गए, और 14 + 14। अब आपने 14 में जब आपने 14 को प्लस किया
तो अब आप ख़ुद सोच लें कि आपके पास क्या आया। 24, यहाँ पर दोबारा देखें कि उसने क्या कहा हुआ है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से ग्रेटर और लेस देन 9। तो 9 सॉरी ये देखा, ये 9 लिखा हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि ये क्या हो गया। अब काउंट करेंगे, 9 से लेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12 हो गए, और ये 6 + 6 12, तो ये 24। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 24/52। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद कहता है ए एंड बी। अब कहता है ए हमने स्मॉल लिख लिया, ए एंड बी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं जी। अब ये देखें कि अगर तो यहाँ पे कॉमन है, कॉमन कितने हैं इसमें, 2 के बाद 3 4 5 6 9 यहाँ मौजूद है। 2 के बाद हमने यहाँ पे 3 भी लिखना था रेड कलर का, 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हम देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारे पास कॉमन कितने हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ये जो रेड कलर है और यहाँ पे भी रेड कलर के यही नंबर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे 12 हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास 12 है। यहाँ पे हम वैसे ए इंटरसेक्शन बी लिख भी सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8। जनाब इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 12, 12/52। अब चौथा पार्ट उसने क्या पूछा है, चौथे पार्ट में वो ये पूछ रहा है ए और बी। अब हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यूनियन या तो हम इनका यूनियन कर लें या फिर इस फार्मूले से कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 26/52 प्लस 24/52 माइनस 12/52। 52 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 26 प्लस 24 और माइनस 12। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, और इसको माइनस करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखें 6 और 4 10 हो गया, 10 के बाद 20 30 40 50, ये 50 हो गया। 50 से 10 माइनस किए तो 40 और ये 38। यहाँ पे आपके पास 2 और माइनस कर दें, 38/52, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19/26। क्या आंसर आएगा, शाबाश, देखें जल्दी से, आंसर आपके पास आ जाएगा 19 हम भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आता है जी। हमारे पास है जी 38/52 और 19/26, बिल्कुल ठीक आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 19/26 यही आपका आंसर है। आसान सवाल था ये भी आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 से पहले हम एक काम करते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन छोड़े थे 21 और 22, अब हम उनको भी देख लेते हैं। 21 का फर्स्ट पार्ट जल्दी से पढ़ें और सोचें और देखें क्या आप सब बच्चे 21 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। 21 का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो 21 का ए पार्ट सवाल है जी, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। हमने एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया, इसका मतलब टोटल आउटकम हमारे पास क्या होंगे, टोटल आउटकम
कम 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 आउटकम बनेंगे। अब 4 आउटकम क्या बना सकते हैं जनाब? 4 आउटकम कैसे बनाएंगे? वन, 2, 3 एंड 4, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। फिर हम क्या करेंगे? हेड टेल, हेड टेल, 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। ये आपके पास 4 आउटकम बन गए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड गिवन डेट एट लीस्ट 1 हेड। इसका मतलब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए जो है ना, ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 हेड को। इसका मतलब ए में हमारे पास हेड हेड ये मौजूद है। ए में हमारे पास क्या है? हेड हेड। उसने कहा 2 हेड को रिप्रेजेंट करता है। और सपोज कर लेते हैं बी, वो क्या कहता है? एट लीस्ट 1 हेड। क्या यही कह रहा है? वो गिवन डेट के बाद देखेंगे, गिवन डेट एट लीस्ट 1 हेड। तो इसका मतलब बी इवेंट हमारे पास क्या होगा? बी इवेंट होगा हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। एट लीस्ट 1, कम से कम एक हेड हो, दोनों पे भी हो सकता है। अब आप गौर करें तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में इंटरसेक्शन मौजूद है जी, हेड 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 हेड। तो यहाँ पे हेड हेड, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। अब आप देखेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? ए की प्रोबेबिलिटी है 1/4। बी की प्रोबेबिलिटी है 1, 2, 3, 3/4। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। उसने पूछा क्या हुआ है? उसने पूछा हुआ है ए गिवन डेट बी। वो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 2 हेड, 2 हेड इट्स मीन ए, गिवन डेट एट लीस्ट 1 हेड इट्स मीन बी। तो ए गिवन बी पूछ रहा है। तो ए गिवन बी का फार्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी वो आपके पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आपके पास क्या है? 3/4। अब इसको देखेंगे 1/4 एंड 4/3, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1/3। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। अब आपने घर से कोशिश करना है कि 21 का बी पार्ट करें और साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चंस को दोबारा आपके साथ करेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे ए प्यारे मेरे अल्लाह। वालदैन का और उस्ताद कराम के इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ जब वक्त आखिर हो तो ऐ हमारे रब हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।